बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेरापेटिक इंटरवेंशंस पे हैं, ये कंटिन्यू है। इसका लेक्चर 4 हमने स्टार्ट किया है जो कि अल्टर्ड थॉट्स एंड परसेप्शंस पे हैं। उसका टॉपिक नंबर 1 साइकोटिक डिसऑर्डर्स हम डिटेल से कवर कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी लेक्चर 4 जो कि मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है इस यूनिट का, इसका टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया का पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि अब शिज़ोफ्रेनिया जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स का जिक्र करेंगे, हेलुसिनेशंस का हम जिक्र करेंगे, डिल्यूजन्स का हम जिक्र करेंगे, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का हम नेम लेंगे, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का हम नेम लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं पिछली वीडियो लेक्चर जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर पे थी उसमें मैं आप लोगों को डिटेल से समझा चुकी हूँ। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट अगर है जो कि अभी तक उसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक स्पेसिफिकली इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ से आप पहले वो स्टडी कर ले साइकोटिक डिसऑर्डर। उसको स्टडी करने के बाद फिर आके अगर आप शिज़ोफ्रेनिया का ये लेक्चर स्टार्ट लेंगे तो आप लोगों को सही तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो शिज़ोफ्रेनिया कहते किसे है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये पिछली वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अभी हम आप लोगों के स्लाइड्स डिस्कस करेंगे कि ये जो आप लोगों के स्लाइड्स जो कि स्पेसिफिकली शिज़ोफ्रेनिया पे बने हैं तो इनमें क्या लिखा है। देखिए, डिफिनीशन में लिखा है, इट इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, परसेप्शंस, emotions, volition, communication, behavior, which finally leads to disintegration of personality। क्या होता है कि शिज़ोफ्रेनिया के अंदर ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, और पिछली वीडियो लेक्चर में साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, बेसिकली उसमें होती क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो वो वीडियो लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अब देखिए कि ये शिज़ोफ्रेनिया जो है ये सबसे कॉमन एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो इंसान जिसको शिज़ोफ्रेनिया होता है तो इसकी थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, थॉट्स उसके एबनॉर्मल हो जाते हैं, परसेप्शन में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, उसके इमोशंस में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, उसकी वोल्यूशन में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, उसकी कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, उसकी बिहेवियर में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, जिन सब की वजह से फाइनली उस इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। पर्सनैलिटी का डिसइंटीग्रेट होना किसे कहते हैं, पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेशन मीन्स कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर नॉर्मली जो कोहेजन होता है, जो स्ट्रेंथ होती हैं वो लॉस हो जाती हैं। आप कह सकते हैं कि उसके पर्सनैलिटी की ब्रेकडाउन हो जाती है, तो इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे वोल्यूशन जो है वो एक न्यू वर्ड है। वोल्यूशन कहते हैं, वोल्यूशन उसको कहते हैं कि एक इंसान में, एक नॉर्मल इंसान में एक कैपेबिलिटी होती है, उसमें एक पावर होती है कि वो अपने फैसले जो है वो खुद ले सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंसान की एक कैपेबिलिटी है कि अपने फैसले जो है वो खुद ले सकता है, उसमें पावर हो अपने फैसले खुद करने का, डिसीजन मेकिंग का, और जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का उसका एक पावर हो, उसमें कैपेबिलिटी हो, तो इसको कहते हैं वोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है शिज़ोफ्रेनिया के अंदर कि इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती हैं। तो इस डिस्टर्बेंस अगर आ गई तो वो बंदा क्या होगा, उसमें अपने डिसीजंस खुद लेने की एक कैपेबिलिटी उसमें ख़त्म हो जाएगी। वो आप किसी चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो डिसीजन नहीं ले सकेगा। और दूसरी बात ये कि अब जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं बना पा रहा, तो वो कैसे गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर सकता है या पार्टिसिपेट कर सकता है या अपने लिए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ जो है वो सेट कर सकता है। तो इसे कहते हैं वोल्यूशन। और यहाँ पे जो शिज़ोफ्रेनिया है उसके अंदर ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन, डिस्टर्बेंस इन इमोशन, डिस्टर्बेंस इन वोल्यूशन एंड डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। तो इन सब चीज़ों में डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं जिनकी वजह से एक इंसान की पर्सनैलिटी की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी की ब्रेकडाउन हो जाती है।
Schizophrenia is a serious mental disorder in which people interpret reality abnormally. Schizophrenia एक serious mental disorder है, एक common mental disorder है, और इसमें क्या होता है कि एक इंसान जो है वो reality को abnormally interpret करता है. वो reality को reality जैसी है उस तरह उसको really interpret नहीं कर सकता. वो abnormally उसे interpret करता है. उसे ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जो कि really होती नहीं है, या फिर रियली उसके सामने जो चीज़ होती है तो वो उसको उस तरीके से परसीव नहीं करता जिस तरीके से वो चीज़ होती है. वो उसको गलत परसीव करता है, गलत वो उसको इंटरप्रीट करता है. Schizophrenia may result in some combination of hallucinations, delusions, and extremely disordered thinking and behavior that impairs daily functioning and कैन बी डिसेबलिंग. शिज़ोफ्रीनिया के अंदर डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ हेलुसिनेशंस होती हैं, डिफरेंट डिल्यूजन्स होती हैं, और एक्सट्रीमली डिसऑर्डर थिंकिंग होती हैं, बिल्कुल बेतरतीब थिंकिंग उसकी होती है, और बिहेवियर में उसकी बहुत सारे नॉर्मल चेंजेस आ जाते हैं जिनकी वजह से उसकी जो डेली फंक्शनिंग है वो इम्पेयर हो जाती है और उसको ये चीज़ें डिसेबल कर देती हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसेबलिंग होती हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हेलुसिनेशंस का आप लोगों को पता है, डिल्यूजन्स क्या होती हैं उनका भी आप लोगों को पता है. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इन चीज़ों को समझने में मुश्किल हो रही है तो वो पिछली वीडियो लेक्चर साइकोटिक डिसऑर्डर ज़रूर देखें, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से कवर्ड हैं. अब देखिए लिखा है पीपल विद शिज़ोफ्रीनिया रिक्वायर्ड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट. अब शिज़ोफ्रीनिया का जो पेशेंट होता है तो उसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. बगैर ट्रीटमेंट के उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ऐसी बन जाती हैं कि उसके लिए और उसके साथ जो दूसरे लोग होते हैं तो उनके लिए एक अजाब सी बन जाती हैं. तो इसीलिए बगैर ट्रीटमेंट के शिज़ोफ्रीनिया का पेशेंट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता. काजेज़ देख लें. अब इसके काजेज़ पे जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो काजेज़ इस तरह है शिज़ोफ्रीनिया के कि ये एक मल्टी फेसिट एक डिसऑर्डर है. मल्टी फेसिट मीन्स कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन कॉम्बिनेशन ये डिसऑर्डर काज कर देती हैं. अब ऐसा नहीं है कि कोई एक फैक्टर जो है जिसकी वजह से किसी एक ख़ास स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से शिज़ोफ्रीनिया हो जाए. इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती हैं, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, इसमें न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स. स्ट्रेस वगैरह इन्वायरमेंट को अगर हम देखें तो उसमें जो स्ट्रेसेस वगैरह होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेसेस, प्रेगनेंसी रिलेटेड स्ट्रेसेस की आगे हम बात करेंगे, बर्थ रिलेटेड स्ट्रेसेस की आगे हम बात करेंगे. तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिल के शिज़ोफ्रीनिया काज करती हैं. और दूसरी बात ये बात भी आप लोग याद रखें कि इसकी जो काजेज़ है उस पर अभी भी स्टडी कंटिन्यू है. इसकी जो एग्जैक्ट काज है कि एग्जैक्टली किन किन चीज़ों की वजह से ये काज होती हैं तो अभी तक अननोन है. इसका इस तरह का मैकेनिज़्म, इसकी जो काजेटिव फैक्टर्स हैं उनका नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो है वो स्टडी से प्रूव हुई हैं कि उनकी वजह से शिज़ोफ्रीनिया होती हैं. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से शिज़ोफ्रीनिया हो जाए. डिफरेंट फैक्टर्स आपस में उनकी जब इंटरेक्शन हो जाती हैं, कम्बिनेशन हो जाती हैं तो फिर वो शिज़ोफ्रीनिया काज कर देते हैं. देखिए लिखा है genetic predisposition usually runs in families. If both parents are schizophrenic, then there is 40% chance in children. If one of the parent, then 18%. कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन इसकी होती हैं, फैमिलीज़ में रन करती हैं. अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो शिज़ोफ्रेनिक हैं तो बच्चे में 40% चांस है कि वो भी शिज़ोफ्रीनिया में मुब्तला हो जाए, उसको भी शिज़ोफ्रीनिया हो. और अगर पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट या फादर या मदर उसको किसी एक को अगर है शिज़ोफ्रीनिया तो फिर 18% चांस है कि बच्चे को भी हो सकती हैं. इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस द चांस इज़ 50%. इन डाइजाइगोटिक इट इज़ ऑलमोस्ट 22. अब जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं तो 50% चांस है कि उनको हो जाती हैं, दोनों में जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हो सकती हैं शिज़ोफ्रीनिया, और 22% डाइजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं उनमें ये चांस होती हैं कि उनमें 22% जो है ये हो सकती हैं. Other predisposition are theorized to be playing a role. For example, a defect or mutation in tyrosine kinase or other genes. अब यहाँ पे जो परसेंटेज आप लोगों को दी गई है स्टूडेंट्स ये आपने याद रखने हैं. मे बी MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि डाइजाइगोटिक ट्विंस में कितना % चांस है या मोनोजाइगोटिक ट्विंस में इस तरह. तो
यहाँ पे दूसरी बात ये लिखी है कि दूसरे भी प्रिडिस्पोजिशंस जो है उनका भी थ्योरी के मुताबिक अहम रोल है, जैसा कि टायरोसिन काइनेज जो है या फिर दूसरे जीन जो है उनमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए टायरोसिन काइनेज में या फिर दूसरे जो जीन्स हैं उनमें, तो उनकी म्यूटेशन की वजह से, उनमें डिफेक्ट आने की वजह से भी शिज़ोफ्रेनिया जो है वो काज होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह है कि वही बात कि मल्टी फैक्टर्ड है, तो सिर्फ टायरोसिन काइनेज ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जिनको स्टडी प्रूव करती है कि उनमें म्यूटेशन की वजह से शिज़ोफ्रेनिया होती हैं। बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं, आप सर्च करें कि शिज़ोफ्रेनिया जो है कौन कौन से जीन में म्यूटेशन की वजह से काज होती हैं, तो बहुत सारे जीन्स के नेम्स आ जाते हैं कि इन जीन्स में जब कभी म्यूटेशन हो जाती हैं, डिफेक्ट आ जाती हैं, उनकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिनके जीन में डिफेक्ट हो तो उनको मस्ट शिज़ोफ्रेनिया हो, उसके साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ये न्यूरोबायोलॉजिकल, न्यूरोकेमिकल, ये सारे फैक्टर जब कंबाइन हो जाते हैं तो फिर जाके वो शिज़ोफ्रेनिया काज कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि ऐसे लोग जिनके टायरोसिन काइनेज या दूसरे जीन्स जो है उनमें म्यूटेशन है या उनके पेरेंट्स में शिज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री है फैमिलीज़ में, तो वो ज़्यादा इस रिस्क पे हैं कि उनको शिज़ोफ्रेनिया हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन के जिनमें टायरोसिन काइनेज या दूसरे जीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी फैमिलीज़ में ये रन नहीं करती हैं। देखिए, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर भी हैं। लिखा है इट इज़ थियोराइज दैट डोपामीन एक्सेस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द काज। क्या हो जाता है कि शिज़ोफ्रेनिया के अंदर देखा गया है, लिखा गया है, डिफरेंट थ्योरीज़ के अंदर ये बात बताई गई है कि देखा गया है कि शिज़ोफ्रेनिया के अंदर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में डोपामीन की एक्सेस लेवल होती हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि डोपामीन के एक्सेस लेवल की वजह से भी शिज़ोफ्रेनिया हो सकती हैं। टू हिट थ्योरी, जो टू हिट थ्योरी ऑफ शिज़ोफ्रेनिया है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो फर्स्ट हिट होती हैं तो इसको जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन का नाम दिया गया है। जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन जो है उसको फर्स्ट हिट कहा गया है, और उसके साथ जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसको सेकंड हिट कहा गया है। और कहते हैं कि जब फर्स्ट हिट के साथ सेकंड हिट भी शामिल हो जाती हैं तो जो शिज़ोफ्रेनिया के डेवलप होने के रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि टू हिट थ्योरी सेज दैट either genetic predisposition or environmental stressor can lead to this disease, कि अगर जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है और साथ में सेकेंड हिट में उसके लिए इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स भी आ जाते हैं तो फिर इसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया काज हो जाती हैं। तो ये जो टू हिट थ्योरी है तो इसका मेन मकसद ये है कि जिन लोगों में जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होती हैं तो वो एलोन सफिशिएंट नहीं है कि उसमें शिज़ोफ्रेनिया काज हो, लेकिन उसको कुछ एडिशनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चाहिए होते हैं। और अगर एडिशनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिल जाते हैं, स्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन हो गया, किसी बंदे को डिप्रेशन में है और साथ में उसको जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन भी है, तो दोनों मिल के शिज़ोफ्रेनिया काज कर सकते हैं इस तरह। तो फिर क्या होता है कि ये जो डिसऑर्डर है शिज़ोफ्रेनिया की, इसको ये ट्रिगर कर देते हैं। इसके बाद बात है डिसरप्टेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो फैमिली के अंदर जो है डिफरेंट मसले आ जाते हैं। लिखा है विद इन फैमिली, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड disputes and confusions for prolonged period of time, death of near and dear one, divorce etc. अगर हाउस होल्ड डिस्प्यूट्स आ जाते हैं मींस के कोई घरेलू तनाज़ात जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान हमेशा झगड़ा होता रहता है, या पेरेंट्स जो है उनके दरमियान एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स जो है वो आपस में उसके अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा झगड़ा करते रहते हैं, बार बार एक दूसरे को मारते हैं, तो उस बच्चे पे उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा डेथ हो गई किसी नियर एंड डियर वन की और डिवोर्स वगैरह हो गए, तो ये सब आते हैं डिसरप्टेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर। तो डिसरप्टेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी एक फैक्टर है शिज़ोफ्रेनिया काज करने के लिए। डिप्रेशन है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ठीक नहीं है, साथ में डिसरप्टेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, तो ये सारे फैक्टर्स भी मिलके शिज़ोफ्रेनिया काज कर सकती हैं। बर्थ एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, तो बर्थ एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम देखें तो
स्ट्रेस जो होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, एक वुमन है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती हैं, या फिर इस तरह होता है कि फ़ाइनेंशियल उसको मसले होते हैं, फ़ाइनेंशियली वो ना तो वो खुराक मिलती है जो कि चाहिए होती हैं, ना तो हेल्थ सर्विसेज तक उसकी एक्सेस होती है। तो इन सब का सोच के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। या फिर इस चीज़ का स्ट्रेस होता है कि कुछ सोसाइटीज़ के अंदर बेटे जो है वो चाहते हैं लोग, वो बेटियां नहीं चाहते, और जब बेटियां पैदा होती हैं तो वो उसको, उस जो मदर है उसको कसूरवार ठहराते हैं उसके लिए, यहाँ तक कि उसको धमकी दे देते हैं कि इस बार अगर बेटी पैदा हुई तो तुमने अपने घर जाना है, अपने अम्मी के घर, मैं डिवोर्स जो है वो दे दूँगा, इस तरह लोग कहते हैं। तो इसकी वजह से वो जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस के अंदर वो चली जाती हैं, और ये स्ट्रेस जो है उसको शिज़ोफ्रेनिया तक पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा अगर बच्चे की हम बात करें तो ड्यूरिंग बर्थ अगर बच्चा जो है उसको कोई किसी कम्प्लिकेशन का सामना करना पड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन डिप्रिवेशन का, जैसा कि एस्फेक्सिया अगर उसको हो, कि वो उसको कोई मसला हुआ ड्यूरिंग बर्थ और वो अपने अभी ब्रीथिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो इससे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में कोई टिश्यू डैमेज हो सकती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा, मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसको एस्फेक्सिया है, तो फिर वो जाके बाद में इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी साथ में आ जाते हैं, और ये जो न्यूरोबायोलॉजिकल मसला जो बचपन से बाय बर्थ मसले की वजह से, उस ड्यूरिंग बर्थ मसले की वजह से उसमें ये ब्रेन का इशू बन गया था, कोई डैमेज हुई थी, तो ये फिर उसके बाइस बनती हैं और इसकी वजह से भी शिज़ोफ्रेनिया हो सकती हैं। इसके अलावा लिखा है पेरेंटल प्रीनेटल पॉवर्टी। अच्छा, प्रीनेटल पॉवर्टी कहते हैं स्टूडेंट्स के प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत सारे हार्डशिप्स जो है वो फेस करना पड़े, या बहुत सारे डिप्रिवेशंस जो है वो सामना करना पड़े, इकोनॉमिक हार्डशिप या इकोनॉमिक डिप्रिवेशन अगर उनका सामना हो, कि इसमें जो मदर हैं उसको वो रिसोर्सेज मिलते ही नहीं हैं जो कि एसेंशियल होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसा कि न्यूट्रिशन तक उसको एक्सेस नहीं है, न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलती हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज को वो नहीं असेस कर सकती, सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं प्री नेटल पॉवर्टी। तो प्री नेटल पॉवर्टी की वजह से बच्चे पे भी उसका असर पड़ता है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है उस पर भी असर पड़ता है, और जो मदर होती हैं वो एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में चली जाती हैं, जो कि लीड कर जाते हैं शिज़ोफ्रेनिया तक। प्योर न्यूट्रिशन देख ले, प्योर न्यूट्रिशन की वजह से भी, डिप्रेशन की वजह से भी, एक्सपोजर टू इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक्स की एक्सपोजर हो गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से भी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा वार जोन एक्सपोजर हो गया, RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो एक फैक्टर बन सकती हैं शिज़ोफ्रेनिया काज करने में। पेरीनेटल काजेज़ को देख लें, लो बर्थ वेट अगर है, शॉर्ट गेस्टेशन अगर है, यानी जो बच्चा है वो वक्त से पहले पैदा हुआ है, एयरली डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टीज़ हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर बन सकती हैं कि इनकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया काज हो सकती हैं। स्ट्रेस रिलेटेड थ्योरीज़ है स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे थ्योरीज़ है स्ट्रेस से रिलेटेड जो कि इस बात को शो करती हैं कि स्ट्रेस का कितना रोल होता है शिज़ोफ्रेनिया काज करने में। तो उसमें मोस्ट कॉमन जो है तो वो डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल ऑफ शिज़ोफ्रेनिया है, और एक स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल है। तो ये जो डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल ऑफ शिज़ोफ्रेनिया है, इसके अंदर इन लोगों का कहना ये था कि जो स्ट्रेस होती हैं इसका इफ़ेक्ट होता है कार्टिसोल प्रोडक्शन पे, और कार्टिसोल प्रोडक्शन अगर होता है, कार्टिसोल अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं स्ट्रेस की वजह से, तो उस टाइम अगर एक इंसान को प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी है कि उसको शिज़ोफ्रेनिया हो, फॉर एग्जांपल जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन है, साथ में उसको स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि शिज़ोफ्रेनिया की ये जो वल्नरेबिलिटी है ये उसको ट्रिगर करती हैं, या फिर अगर शिज़ोफ्रेनिया ऑलरेडी है किसी बंदे को तो उसके सिम्टम्स जो है उसको वर्सन करती हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्ट्रेस है इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में स्ट्रेस को मिनिमाइज़ किया जाए, इसको सही तरीके से मैनेज किया जाए, और प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस जो है वो सही तरीके से एक पेशेंट को दिया जाए, अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़ जो है उसको अवॉइड किया जाए,
जाए तो फिर शिज़ोफ्रीनिया जो है उसका एक पॉजिटिव आउटकम आ सकती है, शिज़ोफ्रीनिया ठीक हो सकती है। इनका ये कहना था कि जो स्ट्रेस है उसका, एनवायरमेंटल स्ट्रेस का बड़ा रोल होता है, उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए या उसको प्रिवेंट किया जाए तो शिज़ोफ्रीनिया होने से हम रोक सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हिस्ट्री देख लें कि फ़र्स्ट टाइम जो है कौन थे कि उन्होंने कहा था कि शिज़ोफ्रीनिया जो है वो भी कोई एक साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। लिखा है एमिल क्रेपलिन के बारे में कि एमिल क्रेपलिन जो है, दिस इलनेस develops relatively early in life and its course is likely deteriorating and chronic deterioration reminded dementia precox but was not followed by any organic changes of the brain detectable at that time। तो जो एमिल क्रेपलिन थे इनका कहना ये था कि ये एक ऐसी इलनेस है जो कि अर्ली इन लाइफ जो है ये स्टार्ट होती हैं, रिलेटिवली अर्ली इन लाइफ, यानी अर्ली इन लाइफ इसको इसलिए कहा था क्योंकि ये जो शिज़ोफ्रेनिया है ये अक्सर अर्ली 20s जो है उसमें स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसीलिए अर्ली इन लाइफ का इन्होंने जिक्र किया था और इन्होंने कहा था कि ये जो है एक डिटोरिएट करने वाली एक क्रोनिक कंडीशन है और इसमें डिटोरिएशन जो है उससे इनका मतलब ये था कि ये डिमेंशिया काज करती हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया था डिमेंशिया प्रिकॉक्स का। प्रिकॉक्स कहते हैं वेरी एयरली। तो इन्होंने कहा था कि डिमेंशिया जो होती है, डिमेंशिया किसे कहते हैं, जो मेमोरी लॉस हो जाती हैं तो इसको डिमेंशिया कहते हैं। तो इसने कहा था कि ये जो डिमेंशिया है इसका एयरली स्टेज जो है वो ये शिज़ोफ्रेनिया के जिस तरह हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स और इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड और फॉल्स परसेप्शन होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिमेंशिया का एर्ली स्टेज है। ये बंदा इस तरह समझते थे कि ये डिमेंशिया का एर्ली स्टेज है। इन्होंने कहा कि ये शुरू में इस तरह होता है, बाद में जाके लास्ट में जाके ये जब प्रोग्रेस करती जाती हैं तो ये फुल डिमेंशिया जो है वो काज कर देती हैं। इसीलिए इन्होंने इसको नाम दिया था डिमेंशिया प्रिकॉक्स का, कि एयरली स्टेज ऑफ डिमेंशिया, इस तरह इन्होंने इसको डिटेक्ट किया था। एमिल क्रेपलिन के बाद 1911 में ऑयगन ब्लूलर जो थे उन्होंने इसको रीनेम किया। क्रेपलिन ने जो डिमेंशिया प्रिकॉक्स कहा हुआ था इस कंडीशन को, तो इसको रीनेम करके इसका ये नाम चेंज किया ऑयगन ब्लूलर ने और उन्होंने इसको शिज़ोफ्रेनिया का नाम दिया। शिज़ोफ्रेनिया जो है स्टूडेंट्स ये दो अल्फाज का मजमुआ है, शीज़ा या फिर शीज़ा आप इसको कह सकते हैं। तो ये कहते हैं स्प्लिट को, और जो फ्रिन कहा जाता है माइंड को। तो जो शिज़ोफ्रेनिया है उनको ब्लूलर ने कहा कि शिज़ोफ्रेनिया का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। देखिए लिखा है ही रिकॉग्नाइज द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन दिस इलनेस। उन्होंने जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है उसको रिकॉग्नाइज किया कि इस इलनेस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि एक इंसान की जो कॉग्निशन है वो इम्पेयर हो जाती हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो इम्पेयरमेंट है कॉग्निशन की इसको उन्होंने स्प्लिटिंग ऑफ माइंड का नाम दिया, और स्प्लिटिंग ऑफ माइंड को लैटिन ज़बान जो है उसमें कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया, कि शीज़ा कहते हैं स्प्लिट को और फ्रिन जो है वो कहते हैं माइंड को। तो स्प्लिटिंग ऑफ माइंड मीन्स शिज़ोफ्रेनिया, इस तरह इसको नाम दिया गया था और ये 1911 में शिज़ोफ्रेनिया का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया गया था। उसके बाद में कर्ट श्नाइडर जो थे उन्होंने भी कुछ इसके बारे में बातें की। उन्होंने क्या कहा कर्ट श्नाइडर ने कि ही एम्फेसाइज द रोल ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स एज हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स एंड गेव देम द प्रिविलेज ऑफ द फर्स्ट रैंक सिम्टम्स इवन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। उन्होंने साइकोटिक सिम्टम्स के बारे में कहा कि साइकोटिक सिम्टम्स जो है उसमें हेलुसिनेशंस इंक्लूड है, डिल्यूजन्स इंक्लूड है, और उन्होंने हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स को ये प्रिविलेज दी, एडवांटेज दी कि ये फर्स्ट रैंक सिम्टम्स है। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स मीन्स कि जिन लोगों को शिज़ोफ्रेनिया होगा तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो। तो ये हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स ये सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर कॉमन है। जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स है जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी, इनके टाइप्स साइकोटिक डिसऑर्डर्स के, तो सब में हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स हो सकते हैं। लेकिन कर्ट श्नाइडर जो थे उन्होंने कहा कि शिज़ोफ्रेनिया के अंदर इसके डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो है वो हो, और फर्स्ट रैंक सिम्टम्स कौन से हैं, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हैं। तो एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कर्ट श्नाइडर जो थे उनके मुताबिक फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया क्या थे, तो आप लोगों को याद हो कि हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स थे।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके प्रिविलेंस को देख लें। प्रिविलेंस क्या है शिज़ोफ्रेनिया की? तो लिखा है लाइफ टाइम प्रिविलेंस इज़ 1% वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया के अंदर इसकी जो लाइफ टाइम प्रिविलेंस है, यानी कि कोई भी इंसान इस रिस्क पे है कि उसको 1% जो है वो चांस है कि वो शिज़ोफ्रेनिया में अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा जो है वो मुब्तला हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो जो कि कंट्रीब्यूट करे, या फिर कोई जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो जो कि कंट्रीब्यूट करे। टिपिकल एज ऑफ ऑनसेट जो है वो इसकी लेट टीन्स एंड अर्ली 20s, लेट टीन्स एज और अर्ली 20 जो है उसमें ज़्यादातर ये अकर होती हैं। मेन और वुमेन जो है दोनों जो है इक्वल, दोनों को इक्वल चांस है कि उनको हो सकती हैं, विमेन को भी और मेन को भी। इसके अलावा the lifetime prevalence of schizophrenia is 1% worldwide. The most typical age for onset of schizophrenia is during the late teens and early 20s, although cases of onset at age 5 or 6 has been reported. हम कहते हैं कि मेनली 20s में या फिर अर्ली टीन एज जो है उसमें स्टार्ट होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी फाइंड आउट हुआ है कि 5 ईयर या फिर 6 ईयर में भी शिज़ोफ्रेनिया स्टार्ट हुआ है, इसकी ऑनसेट हुई है। सिम्टम्स आर टिपिकली नोटेड इन कॉलेज ईयर्स। उसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर कॉलेज ईयर्स जो है उसके दौरान पाए गए हैं कि लोगों में पाए जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। The incidence of schizophrenia in men and women are equal, but texts state that later onset 25 to 35 are more likely to be female. इंसिडेंस इसकी जो न्यू केसेस आते हैं शिज़ोफ्रेनिया के, तो मेन और वीमेन दोनों में इक्वल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हैं जो कि शो करती हैं कि अगर इसकी ऑनसेट 25 to 35 के एज के दरमियान होती हैं तो फिर वो ज़्यादातर फीमेल्स होते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसकी जो ऑनसेट है अर्ली 20s और लेट टीन्स में भी MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। DSM-4 डायग्नोसिस। अब DSM-4 की क्राइटेरिया क्या है शिज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के लिए? तो लिखा है must exhibit 2 or more of the following, each present for at least 1 month period. अब यहाँ पे जो कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं तो इनमें से लिखा है कि इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए उस बंदे में जिसको हम कहते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। तो DSM-4 कहता है कि ये जो 2 है या 2 से ज़्यादा है तो वो एटलीस्ट 1 मंथ तक कंटिन्यूसली उस बंदे को हो। डिलूजन्स है, हेलुसिनेशंस है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड जो है वो थॉट्स है, नेगेटिव सिम्टम्स हैं जो जिनको हम प्लेट इफेक्ट भी कहते हैं, जो नेगेटिव सिम्टम्स है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर सिम्टम्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच वगैरह के एग्जांपल्स भी दूंगी और नेगेटिव सिम्टम्स और पॉजिटिव सिम्टम्स डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग याद रखें कि नेगेटिव सिम्टम्स जो है उनको हम फ्लैट इफेक्ट भी कहते हैं, और नेगेटिव सिम्टम्स ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा एटलीस्ट 1 महीने तक अगर किसी बंदे में प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं कि ये शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, और ये DSM-4 के मुताबिक। फिर DSM-5 क्या कहती हैं? अकॉर्डिंग टू DSM-5, a diagnosis of schizophrenia made if a person has 2 or more core symptoms, one of which must be hallucination, delusion or disorganized speech for at least 1 month. DSM-5 का कहना यह है कि शिज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस हम तब करते हैं कि एक इंसान को 2 या 2 से ज़्यादा कोर सिम्टम्स हो। यही जो डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग या थॉट्स और नेगेटिव सिम्टम्स, ये कोर सिम्टम्स है। इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा हों और उनमें से एक जो है वो ज़रूर या तो हेलुसिनेशन या फिर डिल्यूजन ज़रूर हो, हेलुसिनेशन उसको हो रही हो या फिर डिल्यूजन हो रही हो, ये मस्ट है। और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच उसको हो, और ये डिल्यूजन या हेलुसिनेशन और साथ में डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच 1 महीने तक कंटिन्यूसली जारी रहे तो फिर हम उसको शिज़ोफ्रेनिया के अंदर ला सकते हैं। इसके अलावा हम नहीं उसको शिज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं। The other core symptoms are gross disorganization and diminished इमोशनल एक्सप्रेशन। देखें कि एक और कोर सिम्टम ये भी है कि डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमोशंस होता है, डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, वो अपने इमोशंस को सही तरीके से अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। डिसऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके इमोशनल एक्सप्रेशन में, खुशी का मौका है वो रो रहे होते हैं, और जो है वो गम का मौका होता है वो कह लगा के हंस रहे होते हैं।
अदर DSM-5 क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ शिजोफ्रीनिया इंक्लूड, इनके अलावा दूसरे भी क्राइटेरिया है DSM-5 के शिजोफ्रीनिया के डायग्नोसिस के लिए, तो वो क्या है? लेवल ऑफ वर्क, इंटरपर्सनल रिलेशंस और सेल्फ केयर इज सिग्निफिकेंटली बिलो व्हाट इट वाज बिफोर द स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स। देखिए कि सिम्टम्स स्टार्ट होने से पहले एक इंसान की नॉर्मली जो उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं और सेल्फ केयर होती हैं वो अगर ख़राब हो जाए, उसकी लेवल ऑफ वर्क ऐसी ना रहे जो कि पहले थी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स उसके ऐसे ना रहे जो कि पहले थे, सेल्फ केयर वो अभी ऐसा नहीं कर सकता हो जैसा वो पहले करता था, तो ये भी DSM-5 के अंदर क्राइटेरिया के तौर पर दिए गए हैं। साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस दैट हैव लास्टेड एटलीस्ट 6 मंथ, और ये जो डिस्टर्बेंसेस है, थिंकिंग में डिस्टर्बेंस हो गया, स्पीच में, वोल्यूशन में डिस्टर्बेंस हो गया, तो ये जो सारे डिस्टर्बेंसेस हैं तो एटलीस्ट 6 महीने तक ये चलते आ रहे हो, वक्फे से हो, ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली, लेकिन 6 महीने तक ये चलते आ रहे हो, तो फिर जाके हम इस एरिया तक पहुंचते हैं कि ये शिजोफ्रीनिया है और उसको डायग्नोस कर लेते हैं। शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स हैव बीन रूल आउट। हमने शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर को रूल आउट करनी है क्योंकि इसमें भी साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ भी साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, तो उनको हमने रूल आउट करनी है। कि ऐसा ना हो कि हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर को शिजोफ्रीनिया समझ बैठे या बाइपोलर डिसऑर्डर को या शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर को हम बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज कर लें। बाइपोलर और डिप्रेसिव सिम्टम्स और इसके कंडीशंस तो आप लोग पढ़ चुके हैं। शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में भी पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझा दी थी। शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर उसको हम कहते हैं कि जिसमें मूड एपिसोड्स भी होते हैं और साथ में कुछ एक्टिव सिम्टम्स जो है वो शिजोफ्रेनिया के भी होते हैं, तो इसको हम कहते हैं शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। लेकिन इसमें मेन फ़र्क ये होता है कि शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए वो होते हैं कि मूड एपिसोड और साथ में सिम्टम्स जो है वो सिर्फ 2 वीक्स के लिए, विद इन 2 वीक्स वो फिर 2 वीक्स के बाद ख़त्म हो जाती हैं, तो वो शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। लेकिन जो बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसमें 1 महीने तक तो वो कंटिन्यूसली वो रहते हैं और फिर 6 महीने तक वो इस तरह वक्फे से जारी रहते हैं, तो फिर वो शिज़ोफ्रेनिया होती हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को रूल आउट करनी है। इनके अलावा जो डिस्टर्बेंस होती हैं सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से या किसी दूसरे मेडिकल कंडीशंस की वजह से, तो उनको भी हमने रूल आउट करनी है। हमने देखनी है कि ये डिस्टर्बेंस जो है किसी सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से तो नहीं है या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है कि मेडिकल कंडीशन रिलेटेड उसको कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है, उसको हम शिज़ोफ्रेनिया समझ बैठ रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमने रूल आउट करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो सिम्टम्स काफ़ी डिटेल से पढ़ने होंगे क्योंकि उनमें अब ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि MCQs में भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। मे बी आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया गया हो MCQs के अंदर और आप लोगों से कहा जा रहा हो कि थ्रॉट ब्रॉडकास्टिंग जो है वो इनमें से कौन सा है। फॉर एग्जांपल थ्रॉट ब्रॉडकास्टिंग जो है उसकी डिफिनीशन दी गई है और ऑप्शन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये जो डिफिनीशन दी गई है ये थॉट जो है वो ब्रॉडकास्टिंग है, थॉट इंजर्शन है, थॉट विड्रावल है, ये सारी चीज़ें, या लूज एसोसिएशन के बारे में आपकी उसकी डिफिनीशन दी गई है और ऑप्शन में लूज एसोसिएशन भी है और दूसरी चीज़ें भी है। तो इन चीज़ों का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। ये जो स्लाइड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं इनको समझे, इनको याद कर ले और अगर कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।